हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी और चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। तो देखिए, आज हम बात करेंगे जीएस के बारे में। जीएस में देखेंगे शीत युद्ध के शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, और नहीं सुना है तो आज हम शीत युद्ध के बारे में कुछ ऐसी डिस्कस बातें करेंगे जिससे शीत युद्ध का जो कॉन्सेप्ट है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शीत युद्ध को जो भी कोई भी प्रश्न आ जाए, कहीं भी आ जाए, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको शीत युद्ध से संबंधित कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, तो देखते हैं, बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे शीत युद्ध होता क्या है शीत युद्ध। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अर्थ देखेंगे शीत युद्ध का। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो किसी रण क्षेत्र में ना लड़कर वह एक प्रकार का बाक युद्ध होता है। बाक युद्ध दिमाग, इसका जो रण क्षेत्र होता है व्यक्ति का मस्तिष्क होता है, दिमाग। इसमें किसी प्रकार का हथियार से युद्ध नहीं किया जाता है, ना किसी प्रकार का झगड़ा होता है, ना लड़ाई होती है। इसमें केवल ये व्यक्ति के दिमाग से लड़ा जाता है शीत युद्ध। ठीक है, तो देखते हैं इसे यह एक प्रकार का बाक युद्ध है। इसे पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों द्वारा लड़ा जाता है। शीत युद्ध के लिए कैसे लड़ा जाता है? प्रचार के माध्यम से। अगर किसी दो देशों के बीच में अगर ये शीत युद्ध छिड़ गया तो वो देश उसकी बुराई करेगा, वो उसकी बुराई करेगा, वो उसके प्रति गलत अफवाह फैलाएगा, उसके प्रति गलत समाचार पत्रिकाओं का निकालेगा। ठीक है, तो ये क्या है? ऐसे ये होता है शीत युद्ध। ठीक है, और शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसका रण क्षेत्र मनुष्य का मस्तिष्क होता है। क्या होता है इसका? रण क्षेत्र मनुष्य का मस्तिष्क होता है। ये मनुष्य के दिमाग से लड़ा जाता है शीत युद्ध। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? इसका रण क्षेत्र होता है, मनुष्य का मस्तिष्क होता है। इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं, परिभाषा क्या है। जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में क्या कहा? शीत युद्ध के बारे में, शीत युद्ध की पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का एक नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। क्या शीत युद्ध भीमाकार दो शक्तियां होती है उनका एक आपसी संघर्ष बताया है। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार। ठीक है, तो अब देखेंगे, ये तो था शीत युद्ध का अर्थ, शीत युद्ध क्या होता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे शीत युद्ध के उद्देश्य क्या है। शीत युद्ध के उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्धकालीन मित्र राष्ट्रों के दो गुट बन गए। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में जो मित्र राष्ट्र थे उनके दो गुट बन गए। दो गुट बनने के बाद में हुआ ये कि प्रति उनमें एक दूसरे के प्रति देश और भावनाओं का प्रभाव बढ़ने लगा, और इसलिए दोनों में आपसी बढ़ाव के लिए होड़ लग गई। उसमें एक गुट का अगुवा, एक गुट का जो नेतृत्व तो संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, और दूसरे गुट का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ। जो साम्यवादी राष्ट्र थे उनका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। विश्व समस्याओं और विविध राष्ट्रों के लिए लेकर उनमें गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाकर कीचड़ उछाल रहे थे। सोवियत संघ है संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति गलत अफवाह फैला रहा था, और सोवियत संघ के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका गलत अफवाह है, एक दूसरे की बुराइयां करके उस पर एक दूसरे को गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो उद्देश्य थे शीत युद्ध के। अब आगे हम बात करेंगे शीत युद्ध हुआ क्यों, इसके आगे देखते हैं। शीत युद्ध के उदय के कारण क्या है? शीत युद्ध क्यों हुआ, क्या शुरू प्रारंभ क्यों हुआ था शीत युद्ध? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐतिहासिक कारण। मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण कहते हैं इसके सामंता शीत युद्ध की उत्पत्ति का काल सन 1917 की एक बोल्शेविक क्रांति मानी जाती है। जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो मानी जाती है शीत युद्ध की क्रांति। इस क्रांति के बाद में इस क्रांति हुई थी उसमें ही रूस में साम्यवाद का उदय हुआ था। रूस में इस क्रांति के बाद ही साम्यवाद का उदय हुआ था। उदय होने के बाद में सोवियत संघ का राष्ट्रपति चर्चिल था, उसको पता चला कि अन्य जो देश हैं वो उसके विनाश करना चाहते हैं। ठीक है, तो द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय मोर्चे के प्रश्न अंतर्गत क्या आता है? द्वितीय मोर्चे के प्रश्न में द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के द्वारा सोवियत संघ को बहुत ही हानि पहुंचाई गई। जो जर्मनी का तानाशाह था हिटलर, उसके द्वारा सोवियत संघ पर जब आक्रमण किया गया था तो सोवियत संघ के लिए बहुत जनधन की हानि हुई थी उसमें। और हानि पहुंचाने के बाद में जो उस समय संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री था, उसने जर्मनी की और जो मित्र राष्ट्र थे उसके उनसे कहा कि दूसरा मोर्चा खोल दिया जाए। लेकिन उन्होंने दूसरे मोर्चा खोलने के लिए
इनकार कर दिया और फिर बाद में उसको पता चला कि जो मित्र राष्ट्र हैं वे सोवियत संघ को बर्बाद हुआ देखना चाहते हैं। ये भी एक द्वितीय मौजे का प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं युद्धोत्तर उद्देश्य में अंतर। इनके जो युद्ध थे उनके उद्देश्य में अंतर क्या थे? तो अंतर ये थे, भविष्य में जर्मनी से अपनी सुरक्षा के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था। जो सोवियत संघ जर्मनी के जितने बड़े देश थे उनके लिए अपने प्रभाव में लेना चाहता था, लेकिन जर्मनी के जो तानाशाह हिटलर था उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। और आगे बात करते हैं, अगला बिंदु है ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना। जब ये युद्ध शीत युद्ध चल रहा था तो उसमें बात ये हुई थी कि ईरान पर जो संयुक्त राज्य संघ की कुछ हिस्सा था ईरान का, उसने अपने अधिकार में कर लिया था, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईरान पर अधिकार जमा लिया गया था और अधिकार जमाने के साथ साथ उस समय ये बात तय हुई कि यहाँ से सेना अपनी हटा ली जाए और उसके बाद में फिर द्वितीय उन्होंने संयुक्त ईरान से अपनी सेना हटाने के लिए इनकार कर दिया। लेकिन बाद में जब संयुक्त राष्ट्र संघ का दबाव बढ़ा तो सोवियत संघ ने वहां से अपनी सेना के लिए हटा लिया, ठीक है। और अगला बिंदु है टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। टर्की पर सोवियत संघ का क्या दबाव पड़ा था? टर्की पर अधिकार करने के बाद में सोवियत संघ ने वहां पर अपना एक अड्डा बनाने का अधिकार लेना चाहा, लेकिन वहां पर पश्चिमी जो राष्ट्र थे उन्होंने इनकार कर दिया। इसके लिए भी सोवियत संघ उनसे नाराज हो गए, ठीक है। अगला बिंदु है परमाणु बम का आविष्कार। परमाणु बम का आविष्कार क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन में परमाणु बम, इन्होंने परमाणु बम का आविष्कार कर लिया था। आविष्कार करने के बाद में इनको इस पर घमंड था परमाणु बम पर, लेकिन ये राज, इनके आविष्कार का राज सोवियत संघ से छुपाया जा रहा था। इससे ये भी सोवियत संघ से छुपाया जा रहा था, लेकिन सोवियत संघ को ये बात अच्छी न लगी तो ये भी इसका एक मेन कारण माना जाता है। आगे बात करते हैं सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार। तो जब ये परमाणु बम का राज इनसे छिपाया गया तो सोवियत संघ ने अमेरिका के प्रति गलत प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। अगली बात आती है बर्लिन की नाकेबंदी। बर्लिन की नाकेबंदी क्या थी? तो इसमें बर्लिन की नाकेबंदी, बर्लिन नाकेबंदी हुआ था लंदन में। जो बर्लिन है, बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई और नाकेबंदी करने के बाद में इस पर संयुक्त राज्य थोड़ा सा नाराज हुआ, ठीक है। और आगे बात आती है सोवियत संघ द्वारा बार बार वीटो का उपयोग करना। सोवियत संघ था, रूस था, उसने बार बार वीटो का इसके नियम थे उनका उल्लंघन किया। उल्लंघन करने के बाद में बार बार वीटो का उपयोग किया। इससे भी शीत युद्ध का मेन कारण माना जाता है। आगे बताती है सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद करना। जो इसकी लैंड लीज सहायता थी सोवियत संघ की, अमेरिका के द्वारा बंद कर दी गई, ठीक है। और आगे बताती है शक्ति संघर्ष। मोस्ट इम्पोर्टेंट शक्ति संघर्ष। शक्ति संघर्ष क्या है? इसके अंतर्गत शक्ति संघर्ष में प्रत्येक देश अपने आप को उच्च स्थान प्राप्त कर आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति में लगा हुआ था। उसके बाद में प्रत्येक राष्ट्र अपने हथियारों के प्रति या फिर अपनी शक्ति के प्रति आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो ये शक्ति संघर्ष का अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हित संघर्ष। हित संघर्ष का मतलब क्या है? इसमें प्रत्येक राष्ट्र, जो भी राष्ट्र था, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका अपने प्रति अपने हित के लिए काम करने की सोच रहा था, और लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका अपने हित के लिए, सोवियत संघ अपने हित के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका अपने हित के लिए, ठीक है। तो ये मेन कारण माने जाते हैं किसके? शीत युद्ध के उदय होने की मेन कारण, ठीक है। आगे हम बात करेंगे शीत युद्ध का परिणाम क्या हुआ, परिणाम शीत युद्ध क्या थे। तो देखें इस पर बात करेंगे। नंबर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु होगा भय एवं संदेह के वातावरण को जन्म देना। शीत युद्ध चलते समय इसमें किसी व्यक्ति की हत्या तो की नहीं जाती है, न झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, लेकिन हजारों लाखों हत्या होने का भय बना रहता है शीत युद्ध में, ठीक है। तो भय एवं संदेह के वातावरण को जन्म देना। शीत युद्ध चलते समय कई लोगों को अपनी जान का भी भय रहता है, काफी जनधन की हानि होती है ना। तो इसमें और अगला बिंदु आता है विश्व का दो विरोधी गुटों में विभाजित होना। विश्व दो विरोधी गुटों में बट गया। एक का नेतृत्व तो संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। तो दो गुटों में विश्व बटा हुआ था। और आगे बात आ गई सैनिक गठबंधनों को राजनीतिक मान्यता। जो सैनिकों के गठबंधन थे उनके लिए राजनीतिक मान्यता भी प्रदान कर दी गई। राजनीति के आधार पर अनेक प्रकार की राजनीतियां सीखने के लिए उनके लिए और उनको अपना लिया गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में बाधा।
जो एक संगठन था संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके जो भी कार्य थे दोनों राष्ट्र उसकी बात मानने के लिए इनकार कर रहे थे, उनके कार्य को उल्लंघन कर रहे थे, तो उसके कार्यों में बाधा पड़ रही थी। ठीक है, और आगे बात करते हैं मानवीय कल्याण कार्यक्रमों की उपेक्षा। मानवीय कल्याण कार्यक्रमों की उपेक्षा क्या है? इसमें मानवीय कल्याण प्रत्येक मानव के कल्याण के कार्यक्रमों की अनेक प्रकार से जो कल्याण होते थे उनकी उपेक्षा की जाती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं शीत युद्ध के सकारात्मक परिणाम। शीत युद्ध के कुछ सकारात्मक परिणाम भी हुए थे। सकारात्मक परिणाम क्या होते हैं? शीत युद्ध में अनेक प्रकार की नीतियां खेली गई, अनेक प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया गया था, और इसमें कुछ इस प्रकार से नई नई जानकारियां भी मिली थी दोनों राष्ट्रों के लिए। ठीक है, तो इसके ये कुछ सकारात्मक परिणाम भी है। अब आगे बात करेंगे हम शीत युद्ध के पतन के कारण। शीत युद्ध के पतन के क्या कारण हुए थे, ये खत्म कैसे हुआ था और बंद कैसे हुआ था शीत युद्ध। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण क्या माना जाता है? नंबर 1, गोर्बाचेव का व्यक्तित्व एवं नीतियां। गोर्बाचेव का व्यक्तित्व और नीतियां क्या थी? व्यक्तित्व नीतियां क्या थी? इसमें क्या था? मार्च 1985 में गोर्बाचेव भारत मतलब सोवियत संघ का राष्ट्रपति बनने के बाद में हुआ ये कि उसको पता चला कि फालतू की लड़ाई झगड़ा में कोई फायदा नहीं है, तो उसने वहाँ के व्यक्तियों के लिए समझा बुझाकर कुछ ऐसी चीजों का आविष्कार किया युद्ध की भावना को कम करे। ठीक है, आगे बात करते हैं सोवियत संघ की आर्थिक कमजोरी। सोवियत संघ की आर्थिक कमजोरी क्या थी? इसमें सोवियत संघ की आर्थिक कमजोरी ये थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब तक ये युद्ध चला, सोवियत संघ ने पैसे को पानी की तरह बहाया, पैसे के लिए पानी की तरह बहाया, और पानी को तरह बहाने के बाद में वहाँ की जो आर्थिक कमजोरी थी, जैसे अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान का प्रयोग किया था, शस्त्र निर्माण किया था, इनमें सोवियत संघ ने पैसे लिए पूरी तरह से बहुत बर्बाद कर दिया। इसलिए सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति थी बहुत कमजोर पड़ गई थी। ये भी एक पतन का मुख्य कारण माना जाता है। आगे बात करेंगे सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन क्या हुआ था? 26 दिसंबर सन 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ था। संघ औपचारिक रूप से सोवियत संघ था वो औपचारिक रूप से इसका पतन हो गया, उसके गणराज्य स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र होने के बाद में विघटन का मुख्य कारण ये माना जाता है गोर्बाचेव की खुली हवाओं की नीतियां तो थी ही, लेकिन साथ ही यूरोप में हुई उथल पुथल भी गहरा प्रभाव पड़ा। यूरोप में उस समय काफी उथल पुथल हुई थी, कोई देश उधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, तो इससे भी इस पर बहुत गहरा बड़ा प्रभाव पड़ा। अब आगे बात करेंगे साम्यवादी देशों में लोकतंत्र और बाजार व्यवस्था। जो साम्यवादी देश थे यहाँ के यूरोप के जो संयुक्त राज्य की तरफ थे, उनका क्या हुआ? सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के पूर्वी देशों ने विकास का साम्यवादी मॉडल अपनाया, नए नए विकास की नीतियां अपनाई। नीति अपनाने के बाद में ये सन 1990 में सोवियत संघ ने भी एक साम्यवादी दल पर प्रतिबंध लगाकर मुक्त बाजार व्यवस्था के लिए अपना लिया सन 1990 ईस्वी में, जिससे देशों की आर्थिक सहायता मिलने की संभावना बढ़ गई। देश थे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी थी, उनको आर्थिक सहायता मिलने की संभावना बढ़ गई, और सन 1990 ईस्वी में 90 से 91 के बीच में ये समाप्त हो गया। ठीक है, तो बस इतना ही कहते हुए वीडियो के लिए विराम देते हैं। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।